हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मेक इट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम लोग यहां पर सॉल्व करने वाले हैं हमारे अमाइंस चैप्टर का टेस्ट पेपर नंबर 3। ठीक है, आई होप सो टेस्ट पेपर नंबर 1 और 2 आप लोगों ने इजीली सॉल्व कर लिए होंगे। ये जितने भी टेस्ट पेपर बनाए जा रहे हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर ही बनाए जा रहे हैं। तो चलिए जी, जरा इसके क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में देखिए क्या रखा हुआ है। द फॉलोइंग कंपाउंड इज कॉल्ड, ये जो कंपाउंड है इसे क्या कहा जाता है इन चारों में से। सॉरी, देखो, नन ऑफ दिस, नन ऑफ द बिलो, पहला ऑप्शन बी बोलता है 4 अमीनो साइक्लोहेक्सेन। तो देखिए ये ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गया। ये साइक्लोहेक्सेन की बात करता है जबकि यहां पर 5 कार्बन है। 6th पोजीशन पे क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सो ऑप्शन नंबर बी तो ऑलरेडी आपके पास में क्या हो चुका है, गलत। ऑप्शन नंबर सी नया नाम है। ऑप्शन नंबर डी अमीनो साइक्लोहेक्सेन, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये भी साइक्लो ग्रुप को बोल रहा है। तो सही आंसर ए और सी में से ही कोई एक होगा। ए नहीं है, इसका कॉमन नेम आपके पास में क्या रहता है, पायरोल। ठीक है, और इसी पायरोल से याद हो तो बायोमोलिक्यूल चैप्टर में हम लोगों ने पायरेनोस के बारे में पढ़ के रखा हुआ था। तो ये वही चीज है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। बहुत इजी क्वेश्चन था। अब जैसे आपके पास में हुआ सी, देन बढ़ते हैं अगला, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। अब बात आती है कि सर ये क्या चीज हो गई। चलिए जी जरा समझते हैं। इथाइल तो सर समझ में आता है, ये एसीटेट क्या चीज है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसे भी समझ लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं इथाइल की, तो इथाइल क्या होता है, C2H5, ये वाली कहानी। अब अगर आप एसीटेट की बात करते हो तो एसीटेट वाली कहानी में क्या होता है, 2 कार्बन जुड़े हुए रहते हैं। तो एसीटेट हमेशा उस जगह पर लिखते हैं जहां पर 2 कार्बन जुड़े होते हैं, और उसमें भी स्पेसिफिकली ये कार्बोनिल ग्रुप के साथ में। अगर आपके पास में इथाइल एसीटेट लिखा हुआ है तो ये पूरा एसीटेट रिप्रेजेंट करता है ईस्टर ग्रुप को। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ईस्टर ग्रुप को। तो आप यहां पर क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि सर ये वाला ग्रुप तो हो चुका है आपके पास में इथाइल, और बदले में ये वाला जो ग्रुप है ये हो चुका है क्या, एसीटेट। तो ये क्या हो गया, इथाइल एसीटेट। जरा काउंट कर लेते हैं हम सभी के टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 है। हाइड्रोजन की बात की जाए 5 और 3 8, हाइड्रोजन हो गए 8। ऑक्सीजन की बात की जाए 2, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा सर, सही आंसर हो जाएगा बी वाला, C4H8O2। यह कहलाता है इथाइल एसीटेट। चलिए जी फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द नाइट्रोजन एटम ऑफ ट्राइमिथाइल अमाइन इज। नाइट्रोजन एटम ऑफ ट्राइमिथाइल अमाइन इज डैश हाइब्रिडाइज, मतलब हाइब्रिडाइजेशन पूछा गया है, विच इज रिफ्लेक्टेड इन द कार्बन नाइट्रोजन कार्बन बॉन्ड एंगल। और कार्बन नाइट्रोजन कार्बन के बॉन्ड एंगल के बारे में बोल के रखा हुआ है। ट्राइमिथाइल अमाइन का मतलब क्या है कि सर ये टर्शरी अमाइन की बात करता है। तो टर्शरी अमाइन के अंदर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, पहले तो हम यहां लिख देते हैं ऐसा, अरे इरेज क्यों नहीं हो रहा है, पहले तो हम यहां लिख देते हैं नाइट्रोजन को कुछ ऐसा। नाइट्रोजन के पास होती है आपके पास में एक लॉन पेयर। अब क्या होगा, ट्राई मिथाइल है तो एक मिथाइल होगा इधर, एक मिथाइल होगा इधर, और एक मिथाइल होगा इधर। अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन को चेक करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन को चेक करने का तरीका क्या होता है, स्टेरिक नंबर। ये पहले भी हम लोगों ने सॉल्व करा है। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला नंबर ऑफ लॉन पेयर प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ लॉन पेयर्स प्लस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, ये आता है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो नंबर ऑफ लॉन पेयर भाई साहब कितनी है इसके अंदर, तो सर नंबर ऑफ लॉन पेयर से 1, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 3, साफ दिखाई दे रहा है। यहां पर ये हो गई लॉन पेयर
सिग्मा सिग्मा सिग्मा। तो आपके पास में फाइनल आंसर क्या हो चुका है 1 + 3, आंसर आ चुका है 4। 4 का मतलब होता है कि सर ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर ये यहां पर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो पहला आंसर तो मुझे मिल गया, तो इस वजह से d को हटाओ और यहां पर इसको भी हटाओ। अब अगर ज्योमेट्री की बात करते हैं तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है पर शेप जो है वो पिरामिडल है, और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर जनरली जो एंगल पाया जाता है 109.28 का पाया जाता है। अब उसको आप 109 डिग्री और 28 मिनट बोलो, कुछ भी बोलो, कोई फर्क नहीं होता, वो लगभग एक ही बात है, या 109.28 डिग्री बोल दो, एक ही चीज है, कोई समस्या नहीं। पर अब देखो होता क्या है, यहां पे हम लोगों ने एक थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी का नाम होता है VSEPR, वैलेंसी शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। लॉन पेयर जिसमें बोला जाता है लॉन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है, रिपल्शन ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। उसके बाद कम होता है बिटवीन लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, और सबसे कम किसके बीच में होता है, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर। तो अब देखो यहां सिचुएशन कुछ ऐसी होती है ना कि एंगल तो इतना निकलना चाहिए था, पर समस्या यहां पर यह है कि ये जो लॉन पेयर है इस बॉन्ड पेयर को क्या करता है, धक्का देता है, रिपेल करता है। रिपेल करने की वजह से ये यहां पर आके श्रिंक होना चालू करते हैं। जब ये श्रिंक होते हैं तो श्रिंक होने पर ये जो कार्बन नाइट्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड जिससे 109 होना था, अब ये सब श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होने की वजह से जो एंगल होता है वो कितने पर आ जाता है, 108 डिग्री पर आ जाता है। ये ध्यान रखना, क्योंकि ये क्या है, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये क्या है, लॉन पेयर। तो लॉन पेयर यहां पर इन्हें रिपल करता है, बॉन्ड पेयर के अंदर रिपल्शन कम होने की वजह से बॉन्ड पेयर ऐसे श्रिंक होते हैं, ऐसे पास आ जाते हैं। तो जब बॉन्ड पेयर ऐसे पास आते हैं तो इस वजह से एंगल में आपको कमी देखने को मिलती है। सो आंसर क्या हो जाएगा, sp3 एंड 108, जो कि रहेगा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। आपके पास में एक एनिसोल रखा है, ठीक है। एनिसोल का मतलब क्या हो जाएगा, सर ये साफ दिखाई दे रहा है। एनिसोल का मतलब क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जो आपका मिथॉक्सी ग्रुप होता है, दैट इज नोन एज एनिसोल। एनिसोल का आपने यहां नाइट्रेशन करवा के रखा हुआ है, तो वही बोलता है एनिसोल रिएक्ट विथ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड, जो कि बेसिकली नाइट्रेशन को बनाता है। नाइट्रेशन की प्रोसेस में ये इन्होंने बोला कि ऑर्थो और पैरा नाइट्रोजॉल मिले हैं। तो अगर आपके पास में ऑर्थो और पैरा नाइट्रोसॉल मिले हैं तो चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 1 बोलता है कि क्या ऑर्थो और पैरा इक्वल अमाउंट में होंगे, बी बोलता है कि मेजर प्रोडक्ट ऑर्थो नाइट्रोजॉल होगा, सी बोलता है कि जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो पैरा नाइट्रोजॉल होगा, और डी बोलता है नन ऑफ दिस। अब बहुत ही सिंपल सी कहानी है। कहानी यह है कि आप यहां पर नाइट्रेशन करवा रहे हो, आपने यहां पर NO2 पॉजिटिव को अटैच करवा दिया। नाइट्रेशन आपके पास में एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जो ऑर्थो और पैरा पर जाती है। यहां पे अब हम बात करते हैं कि जो पैरा वाले होते हैं ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि यहां पर क्या है, इनको मिलती है सिमेट्री और मिनिमम रिपल्शन एंड हिंड्रेंस, ठीक है, मतलब इनको कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। पर वहीं अगर मैं बात करता हूं इस ग्रुप की, तो ये देखो यहीं पर मिथॉक्सी रखा हुआ है, यहीं पर नाइट्रो रखा है, तो ऑर्थो पोजीशन पे ये दोनों बहुत पास पास होने की वजह से यहां पर क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, जिस वजह से बनने वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो अनस्टेबल होता है। अगर कोई मॉलिक्यूल अनस्टेबल है तो वो किस कैटेगरी में आता है, माइनर कैटेगरी में आता है। तो इस वजह से यहां देखा जाए तो आपके पास में इस पे ज्यादा स्टेबिलिटी है, सिमेट्री है, मिनिमम रिपल्शन है, हिंड्रेंस भी इसके अंदर मिनिमम है। तो इस वजह से जो पैरा वाले होंगे वो मेजॉरिटी में बनेंगे। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, कि इस नाइट्रेशन की प्रोसेस के अंदर जो 4 नाइट्रोएनिजॉल है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है जी, चलिए इसको भी इरेज करके बढ़ते हैं आगे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस।
गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से क्या नहीं बन सकता है? पहली बात तो ये कि आपको यह पता होना चाहिए कि गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी अमाइंस बन सकते हैं, और वो भी कौन से वाले? सिर्फ और सिर्फ एलिफेटिक। ठीक है, एलिफेटिक मतलब क्या? ऐसे लॉन्ग चेन फॉर्मेशन जो कि आपके पास में क्या हो जाएंगे? RNH2। यहां पर एरोमेटिक नहीं बनते हैं, न ही सेकेंडरी बनते हैं, न टर्शरी बनते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑब्टेन, इनमें से कौन नहीं बन सकता है? ये तो प्राइमरी है जी, ये बन जाएगा जी, ये भी प्राइमरी है जी, ये बन जाएगा जी। अगर ये दोनों बनेगा तो नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता। सिर्फ एक ही चीज दे के रखी हुई है, एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन। और ये जो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस होते हैं एक्चुअली में ये क्या है सर? ये है एनिलीन। तो एनिलीन कभी भी नहीं बनता है गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस से। तो बस इतनी सी कहानी है। ठीक है, क्लियर हो गया। नाम से याद रखना, गैब्रियल थैलीमाइड जब कभी भी आता है तो गैब्रियल थैलीमाइड से सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी एलिफेटिक अमाइंस बनाए जा सकते हैं, जैसे ये। तो बस इतनी सी कहानी है। ये हो गया हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 5 डन। अब आपके पास में आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये आपके पास में है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नाउ इन दिस शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ने पूछा है राइट अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, लिख देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन क्या है? प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करा गया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। ठीक है, प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करा गया है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से। यह रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड में हम लोगों ने पढ़ी थी अमोनोलाइसिस प्रोसेस। ठीक है, ये रिएक्शन कैसे पढ़ी थी हम लोगों ने? अमोनोलाइसिस प्रोसेस। तो अमोनोलाइसिस प्रोसेस के रिगार्डिंग आपको करना क्या होता था कि आप यहां पर लेते थे एक अल्काइल हैलाइड प्लस यहां पर लेते थे आप एक अमोनिया NH3। इसको है ना हीट भी करना है। अल्काइल हैलाइड लिया, यहां लिया आपने अमोनिया, इसको कर दिया गर्म। गर्म करने से अल्काइल हैलाइड में मुझे पता है ये हिस्सा नेगेटिव, ये हिस्सा पॉजिटिव। अब जो आपके पास में यहां पे नाइट्रोजन की बात करी जाए तो यहां नाइट्रोजन के पास क्या होती थी? लॉन पेयर, जिस वजह से ये जो ग्रुप होता था किसको अप्रोच करता था? नाइट्रोजन को। बदले में हाइड्रोजन किसको अप्रोच करता है? हैलोजन को। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है आपके पास में? हाइड्रोजन हैलाइड प्लस RNH2, जो कि क्या है आपके पास में? प्राइमरी अमाइन है। परंतु इतना आसान भी नहीं होता है, इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि अमोनोलिसिस की प्रोसेस को कभी भी यूज नहीं करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन बनाने में। क्योंकि आपको याद होगा, मैंने पहले ही बताया है कि अमोनोलाइसिस की प्रोसेस में आपके पास में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड जो क्वाटरनरी होता है, क्वाटरनरी सॉल्ट जो है, इन सभी का आपको क्या मिलता है? मिक्सचर मिलता है। तो मिक्सचर मिलने की वजह से कोई एक इसमें से निकाल पाना मुश्किल है। बट स्टिल ये रिएक्शन हमारे पास वैलिड है, क्योंकि सिचुएशन दे के रखी थी कि आपको प्राइमरी अमाइन को प्रिपेयर करना है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड से, वही करके रख दिया है। बस उन्होंने आगे थोड़ी ना बोला कि पूरी अमोनोलिसिस बताओ, पूरी बोलते तो फिर आगे बताते रिएक्शन हम। ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका है, डन। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। गिव IUPAC नेम ऑफ द सल्फानिलिक एसिड। ओके, अब देखो यहां पर नाम अगर भले ही पहली बार आपने सुना है, बट सल्फा जैसा कुछ वर्ड्स उनके रखा है, दैट मीन्स वो सल्फर रिलेटेड कुछ बात कर रहा है। एनिलिक की बात करता है तो मतलब एनिलीन तो बना ही रहा है, मतलब बेंजीन पे एक अमाइन ग्रुप तो आ ही रहा है। तो अगर इन सारी बातों का कंक्लूजन निकाला जाए तो कंक्लूजन ये बोलता है कि पहले तो एक बेंजीन बना दो, उसके साथ में यहां पर एक अमाइन ग्रुप लगा दो। अब ये जो सल्फा ग्रुप होता है, ये सल्फा ग्रुप एक्चुअल में होता क्या है? जब कभी भी सल्फर के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होता है तो इसको क्या कहा जाता है? सल्फा कहा जाता है। अब क्या रखना है इसका? IUPAC नेम।
अब बात यह आती है कि सर IUPAC नेम रखा जाए तो क्या करा जाए कि सर इसे 1 दिया जाए या इसे 1 दिया जाए, प्रायोरिटी कैसे चेक की जाए। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही फेमस रूल होता है CIP, चान इनगोल्ड एंड प्रीलॉग रूल। ये 3 साइंटिस्ट थे, चान इनगोल्ड एंड प्रीलॉग, जिसमें से तीनों ने मिलकर ऐसी सिचुएशन पे जब यहां पे बात होती है ना कि किसको नंबर कम दिया जाए, किसको नंबर ज्यादा दिया जाए, तो उन्होंने इस सिचुएशन पे बहुत अच्छे से इस पूरे प्रॉपर रूल को समझाया है, जिसमें से सबसे पहला जो लॉ दिया था या जो सबसे पहला रूल दिया था इस चान ने दिया था। चांद नहीं है, चान है, चान, वो चान इनगोल्ड एंड प्रीलॉग करके। तो इसने लॉ में ये बताया कि जब कभी भी आपके पास में सिलेक्शन करना हो बिटवीन 2 फंक्शनल ग्रुप कि भाई किसको नंबर ज्यादा दिया जाए, तो वो ये बोलने लगा कि जिस किसी का भी एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा तो उसी को ही क्या दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अगर यहां पर देखा जाए नाइट्रोजन और सल्फर, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, सल्फर का, तो जो प्रायोरिटी होगी वो किसकी तरफ शिफ्ट होगी, सल्फर की तरफ शिफ्ट होगी। आगे भी है इनगोल्ड और प्रीलॉग का, बट हमें मतलब किससे है, हमें चान के द्वारा बोली गई बात से मतलब है, तो इसलिए चान इनगोल्ड प्रीलॉग या CIP रूल में से मैं सिर्फ C वाले का रूल यूज करता हूं, जिसने बोला था एटॉमिक नंबर को चेक करो। तो प्रायोरिटी मिली इसे, इधर मिला 3, इधर मिल चुका है 4। तो जब इसको आपने सॉल्व करा तो सॉल्व करने पर आपके पास में क्या कहानी बन जाएगी, 4th पोजीशन पे बनेगा आपके पास में अमीनो। तो आपने यहां पर लिख दिया 4th पोजीशन पे अमीनो। उसके बाद में क्या है, बीच में रखा हुआ है बेंजीन। अब इसको आप पूरा पूरा लिख सकते हो क्योंकि इसके आगे क्या है, सल्फोनिक ग्रुप है, तो वो तो कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तो 4 अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा IUPAC नेम, और ये क्या है सर, ये इसका कॉमन नेम है। तो बस इतना सा करना है। चलिए जी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। व्हाट इज हिंसबर्ग रिएजेंट? बहुत ही सिंपल, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, कितनी बार तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के रिगार्डिंग क्या होता है, आपको बनाना है बेंजीन, यहां पर बनाना है सल्फोनाइल जो कि होता है ऐसा, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड नोन एज अ हिंसबर्ग रिएजेंट। तो बस इतना सा इसका आंसर है। ठीक है, चलिए, तो फिर कोई बात ही नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट लेने की इजी था। अब देखो अगला क्या है, अगला बोलता है A और B बनाना है। ये क्या रखा हुआ है सर, ये तो ईस्टर रखा हुआ है। ईस्टर का अमोनोलिसिस करवाया है आपने, फिर उसके बाद में उसका Br2KOH, ब्रोमीन प्लस बेस, कौन सी रिएक्शन, हैप्पी बर्थडे या हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन हुई है। बहुत आसान रिएक्शन है यार, बहुत इजी यहां पर सीक्वेंशियल रिएक्शन है। चलो देखते हैं यहां पर कैसे करा जाएगा। CH3C डबल बॉन्ड O C2H5, चाहो तो इसको आप पूरा लिख दो, नहीं यार C2H5 लिखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। इसका नाम क्या होता है सर, इसका नाम होता है हमारे पास में इथाइल एसीटेट। एक सेकेंड, हाँ, ETHYL, इथाइल एसीटेट। अब इस इथाइल एसीटेट का आपको क्या कराना है, आपको यहां पर इसका करवाना है अमोनोलाइसिस। ब्लैक कलर से लिख रहा हूं ना मैं, ये देखो, आपको इसका अमोनोलाइसिस करवाना है। अमोनोलाइसिस के प्रोसेस में आपने यहां पर लेके रखी हुई है अमोनिया गैस, और ऐसे रिएक्शन नहीं करेगी, थोड़ा सा इसको गर्म करना पड़ेगा। आपने अमोनोलाइसिस के प्रोसेस को परफॉर्म करवाया है। अब देखो क्या होता है, इस पॉइंट को अच्छे समझना। यहां पर इथाइल रखा है, यहां पर मिथाइल रखा हुआ है। आपके पास रखा हुआ जो ये ऑक्सीजन है, इसको इलेक्ट्रॉन छीनना है। कैसे छीनेगा सर, हमें पता है कि यहां बीच में बैठा हुआ कार्बन इधर से भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, इधर से भी ऑक्सीजन से जुड़ा है, तो इसकी पॉजिटिविटी कुछ ज्यादा है। अगर किसी ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड एक के साथ में ही बना लिए, मतलब उसको किसी और की जरूरत नहीं है। पर जिस ऑक्सीजन ने दोनों तरफ एक एक हाथों को फैला के रखा हुआ है, वो तो रिएक्शन करेगा। कैसे रिएक्शन करेगा, ये ऑक्सीजन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, जिस वजह से इस कार्बन पे क्या आ जाएगी,
पॉजिटिविटी, जिस वजह से ये जो पार्ट है एक इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप जिसे इलेक्ट्रॉनों की चाहत है वो अप्रोच करेगा कहां, इस नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में लॉन पेयर है। यहां पर जो ऑक्सीजन जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं तो कंपाउंड हमारे पास में क्या बन जाएगा सर, हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा CH3, यहां बना C डबल बॉन्ड O, और यहां पर आया नाइट्रोजन, इधर पर आया हाइड्रोजन, और इधर पर क्या आ चुका है हमारे पास में NH2 था, NH2 ये यहां पर ऐसा कर दिया। बदले में कौन सी चीज बाहर गई है सर, ये वाला ग्रुप बाहर गया है, जिस ग्रुप का नाम है इथॉक्सी। ठीक है, इस ग्रुप का नाम क्या है, इथॉक्सी। नाइट्रोजन ने अगर इस कार्बन को लॉन पेयर दी होगी तो इसके ऊपर आया होगा पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो सैक्रिफाइस करेगा कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन सैक्रिफाइस करे, हाइड्रोजन के द्वारा सैक्रिफाइस जो करा गया है इलेक्ट्रॉनों का, इस इलेक्ट्रॉनों के सैक्रिफाइस की वजह से यहां पर बाहर कौन निकलेगा, H पॉजिटिव। अब क्या होगा सर, यहां पर पहले आपके पास में क्या निकला था, इथॉक्सी, यहां पर क्या निकला, H पॉजिटिव। दोनों को मिला दोगे तो क्या बना दोगे, इथेनॉल बना दोगे। वो बाय प्रोडक्ट है, ऐसे बाय प्रोडक्ट बहुत सारे निकलते रहते हैं, कोई मतलब नहीं उनसे। ये कंपाउंड बना दिया, अब आपके पास क्या बन जाएगा सर, ये बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड O एंड NH2। इसको क्या कहा जाएगा सर, इसको कहा जाएगा हमारे पास में एसिटामाइड। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, एसिटामाइड बन जाएगा। अब ये जो एसिटामाइड आपके पास में बना है, तो इस एसिटामाइड को आपने यहां पर रिएक्शन करवाई है किसके साथ में, ब्रोमीन को जब बेसिक मीडियम में लेके रखा हुआ है तो आपने लिख दिया Br2 प्लस KOH। जब आपने ब्रोमीन प्लस बेसिक मीडियम में इसकी रिएक्शन करवाई तो ये कौन सी रिएक्शन है, HBD, जिसको क्या कहा जाता है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन का काम क्या होता है कि इस अमाइड ग्रुप में से ये जो कार्बोनिल का हिस्सा रहता है ये इसको यहां से उड़ा के ले जाता है और इसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 में कन्वर्ट कर देता है। पर वही बात, बाय प्रोडक्ट है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे यहां पर मतलब है फाइनल रिजल्ट से, जो कि बनेगा CH3NH2, एक प्राइमरी अमाइन बनेगा जिसका नाम होता है इथाइलेमाइन या इथाइल अमाइन या इथेनेमाइन बोल दो, चलो इथेनेमाइन, ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम। कॉमन नेम होता तो इथाइल अमाइन बन जाता। अब आपको क्या पूछा गया था कि अमाइन के साथ में, सॉरी अमोनिया के साथ रिएक्शन करा तो क्या बनाया, A नाम का प्रोडक्ट बनाया। तो ये आपके पास में है A नाम का प्रोडक्ट जो कि है एसिटामाइड। उसके बाद में B नाम का प्रोडक्ट क्या बना है, इथेनेमाइन। तो यहां पर मैं लिख देता हूं B। तो बस इतनी सी कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में सीक्वेंशियल रिएक्शन को सॉल्व करने पर A और B की वैल्यू ये आएगी। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राइट द कॉमन एंड IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके जी, अब यहां पर कॉमन नेम तो इसका हम लोगों ने पहले ही पढ़ के रखा है, वो क्या होता है, टोल्यूइडीन। क्या होता है, टोल्यूइडीन। अब बात करते हैं कि सर इसका जब नाम रखा जाए तो नाम किस बेसिस पे रखा जाए। अभी थोड़ी देर पहले CIP की बात करी थी मैंने, चान इनगोल्ड प्रीलोग रूल की। तो यहां देखा जाए कार्बन और नाइट्रोजन में से किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, सर नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। तो इसको 1 2 3 बना दो। 1 2 3 बना दिया तो आप यहां पर क्या लिखोगे, रिएक्शन आप यहां पर लिखोगे कि सर आपके पास में पोजीशन नंबर 3 पे क्या जोड़ के रखा हुआ है, आपने मिथाइल जोड़ के रखा है और बेंजीन के साथ क्या है, अमाइन। तो वो क्या हो जाता है, बेंजामाइन। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाती है। तो बस ये इसका क्या हो जाएगा, IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। चलिए फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, बिफोर रिएक्टिंग एनिलीन विथ फॉर HNO3 नाइट्रेशन। ओके,
एनिलीन के साथ रिएक्शन करने से पहले उसका नाइट्रेशन करवा रहे हो HNO3 के साथ, इट इज कन्वर्टेड टू एसिटानाइलाइड। एसिटानाइलाइड क्या होता है, आपके पास वो प्रोटेक्शन वाली कहानी होती है। व्हाई इज दिस डन एंड हाउ इज नाइट्रोएनिलीन ऑब्टेन्ड सब्सिक्वेंटली? ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं और आपने देखा है कि प्रीवियस ईयर में भी बहुत बार पूछा गया है प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन। तो यहां पर यह बोला गया कि सर ऐसा क्यों होता है कि आपके पास जब कभी भी एनिलीन का नाइट्रेशन करवाना होता है, यह है एनिलीन, तो एनिलीन का नाइट्रेशन करवाने से पहले आप उसका एसिटालाइडीन बनाते हो। एसिटालाइडीन बनाना मतलब क्या? एसिटालाइडीन बनाने का मतलब होता है कि सर इसकी रिएक्शन करवाते हम CH3 C डबल बॉन्ड O Cl के साथ में विथ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड ANHY एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड प्लस साथ ही साथ में हम लोग क्या मिलाते हैं, पिरिडीन भी मिलाते हैं। पिरिडीन क्या होता है, वही बेंजीन जैसा ही ग्रुप होता है जहां पर एक कार्बन की जगह कौन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है। जब इसके साथ आप मिलाते हो तो आपके पास एसिटानाइलाइडीन बनता है जिसमें कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O एंड CH3। उसके बाद में इसका नाइट्रेशन करवाया जाता है। इसके नाइट्रेशन में क्या यूज किया जाता है सर, यूज किया जाता है नाइट्रिक एसिड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे आपको नाइट्रो ग्रुप NO2 पॉजिटिव मिलता है। ये जो NO2 पॉजिटिव होता है वो अब सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पे आता है, ठीक है। वो जो ग्रुप है अब सिर्फ और सिर्फ पैरा पोजीशन पे आता है और कंपाउंड कुछ ऐसा दिखाई देता है। अब इस कंपाउंड को अगर आप एसिडिक मीडियम में वाटर के साथ रिएक्ट करवा दो तो वाटर क्या होता है, HOH, एसिडिक मीडियम मतलब H पॉजिटिव। अब सभी को यह कहानी पता है कि यह है H पॉजिटिव, लॉन पेयर की वजह से यह अप्रोच करेगा नाइट्रोजन को, कार्बन के ऊपर पॉजिटिविटी आती है, यह है नेगेटिव, अप्रोच करेगा इसे। तो फाइनली आपके पास में यहां पे इस एनिलीन ग्रुप के अंदर नाइट्रो सब्स्टिट्यूशन या बोला जाए नाइट्रेशन परफॉर्म हो जाता है। तो यहां पर यह रिएक्शन क्यों होती है उसने यह पूछा है। आप यहां पर क्यों डायरेक्ट नाइट्रेशन नहीं करवा रहे हो, क्यों यहां पर यह करवा रहे हो, यह क्वेश्चन पूछा गया है। बता देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब इसका रीजन क्या होता है, आप रीजन यह दोगे कि सर समस्या यहां पर यह है ना कि जब आप एनिलीन का यूज करते हो तो इस नाइट्रोजन के पास रहती है लॉन पेयर। इसका नाइट्रेशन जब करवाया जाता है तो नाइट्रेशन करवाते समय यहां पे जो आपके पास में एसिड वाले हाइड्रोजन होते हैं H पॉजिटिव वाले, वो H पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन कहां आ जाते हैं, यहां आ जाते हैं। जैसे ही वो यहां पर आते हैं तो बनाते हैं एनिलीनियम को NH3 और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, आपके पास में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो जैसे ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, इरेज क्यों नहीं हो रहा यार, जैसे ही इसके ऊपर यहां पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस ग्रुप को बना देता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है जी, ये क्या कर देता है, इस ग्रुप को बना देता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये आपके पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप बना तो ये क्या करता है, -M और -R इफेक्ट को जनरेट करता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां खींचता है, बदले में ये इलेक्ट्रॉन यहां जाते हैं, जिस वजह से इस बेंजीन की रिंग के अंदर मेटा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। अब अगर इस मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो जब इसका इंटरेक्शन होता है किसी नाइट्रो ग्रुप के साथ में, NO2 पॉजिटिव के साथ में, तो आपको यहां पर देखने को मिलता है कि आश्चर्यजनक रूप से आपके पास में यहां ऐसा एनिलीन दिखता है जहां मेटा पोजीशन पे
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म हुआ है। मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म हुआ और इवन दो 47% तक ये प्रोडक्ट आपके पास में फॉर्म हो जाता है, जबकि मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे तो पैरा सब्स्टिट्यूशन चाहिए, मुझे मेटा से काम नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन पे क्या किया जाता है, यहां पे इसकी रिएक्शन को करते समय मिलाया जाता है एसिटाइल क्लोराइड को या एसिटिक एनहाइड्राइड को या फिर ईस्टर को। चाहे आप तीनों में से कुछ भी मिला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबका काम सेम रहता है। ये जो ग्रुप होते हैं यहां पर एनिलीन को अमाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। यहां अमाइड में कन्वर्ट करने की वजह से अब सिचुएशन कुछ ऐसी आती है यहां पे कि ये जो नाइट्रोजन है और इसके जो लॉन पेयर थे, पहले क्या हो रहा था कि यहां पे इस लॉन पेयर पे ये एसिडिक हाइड्रोजन अटैक करता था, जिस वजह से मेटा डायरेक्टिव सिचुएशन आती थी। पर अब जो आप लोगों ने ये इतना ग्रुप अटैच कर दिया है, तो इस ग्रुप की खासियत ये होती है कि सिर्फ ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग रिंग। ये डीएक्टिवेशन का काम कैसे करता है? ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, जिससे नेगेटिव ये बनेगा, पॉजिटिव ये बनेगा और लॉन पेयर यहां पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर लॉन पेयर को आपने इंगेज कर दिया तो अब उस लॉन पेयर पर कोई भी एसिड अटैक नहीं होगा। अगर एसिड अटैक नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है मेटा डायरेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो फॉर दैट रीजन यहां पर आप ये बोलोगे कि यहां जब आप इस एसिटेनाइलाइड को प्रिपेयर करते हो तो इसको आप प्रिपेयर करते हो फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन, क्योंकि अगर आपने एनिलीन को प्रोटेक्ट नहीं करा तो एसिड अटैक उस पे होता है और एसिड अटैक होने की वजह से वो मेटा डायरेक्टिव कंपाउंड देता है। जबकि मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पैरा डायरेक्टिव, क्योंकि पैरा डायरेक्टिव की स्टेबिलिटी हाई होती है, सिमेट्री हाई होती है, तो इस वजह से ज्यादा में हमेशा मुझे पैरा की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ओके, फिर से आपके पास में केस स्टडी देके रखा हुआ है। कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है, मुझे नहीं पता क्या है, समझेंगे आगे। कोई एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका नाम है ए। जब उसकी रिएक्शन करवाई गई एक्वस अमोनिया के साथ में एंड हीटिंग फ्रॉम कंपाउंड एंड हीटिंग फॉर्म्स कंपाउंड बी, क्या क्या करवाया गया? एक्वस अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के उसको गर्म करा। गर्म करने पर मुझे क्या मिल गया? कंपाउंड बी मिल गया। विच ऑन हीटिंग विथ ब्रोमीन एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जब इसको गर्म किया जाता है ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो ये क्या बनाता है? एक कंपाउंड सी बनाता है। ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, राइट द स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड A, B एंड C। ठीक है जी, चलिए देख लेते हैं, नॉट अ बिग डील। यहां पर आपको पहले तो प्लॉट रेडी करना है। प्लॉट कैसे रेडी करा? A नाम का कोई एक कंपाउंड है, ठीक है। इस A नाम के कंपाउंड पे आपने ये बोला कि आपने अमोनिया गैस को ऐड करा है और इसे गर्म करा, तो आपको मिला है B नाम का कंपाउंड। अब इस B नाम के कंपाउंड को आपने ये बोला कि रिएक्शन करवाई गई है ब्रोमीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो कंपाउंड मिला है C6H7N, ये मिलके रखा हुआ है। ठीक है जी, अब यहां पर अगर ये कंपाउंड आपके पास में फॉर्म हो चुका है तो अब आपको बताना है कि A, B, C क्या होंगे। यहां पर इसको मैं ऐसा लिखता हूं कि जो C नाम का कंपाउंड बन रहा है ना, उसका फॉर्मूला देके रखा है C6H7N, ये देके रखा हुआ है। अब आप यहां पर बोलोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, क्योंकि Br2 और KOH को देखा तो मुझे चल गया पता कि ये HBD है। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन है, जिसका काम होता है अमाइड को अमाइन में चेंज करना। ये जो अमाइड होता है हमेशा प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये अमाइड प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर रहा है तो एक और चीज है कि भाई आपका जो कंपाउंड है ए, वो एक एरोमेटिक ग्रुप है।
ये ध्यान रखना, ये एलिफेटिक नहीं है, ये क्या है, एरोमेटिक ग्रुप है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूं तो एरोमेटिक ग्रुप तो मुझे एक ही समझ में आता है, वो क्या होगा, बेंजीन, क्योंकि 6 कार्बन आपने मिला के रखे हुए हैं ना, तो ये क्या हो गया, बेंजीन। बेंजीन में प्राइमरी अमाइन कौन होते हैं, आगे जोड़ दो, NH2, ये क्या होते हैं, प्राइमरी अमाइन, क्या नाम होता है इसका, एनिलीन। तो ये लो, C तो हमारे पास बन गया। काउंटिंग करके देख लेना, 6 कार्बन और 5 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 7 और 1 नाइट्रोजन, ये बन गया एनिलीन। अब मैं उल्टी रिएक्शन चला रहा हूं। अगर इस एनिलीन का आप लोगों ने HBD करा है, जिसमें आपने इसको मिलाकर दिया ब्रोमीन प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और इस पे अगर आप HBD परफॉर्म करते हो, तो HBD परफॉर्म करने पर क्या होता है, बीच में से कार्बोनिल ग्रुप गायब हो जाता है और अमाइड अमाइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं कि सर हम यहां पर आप ये प्रेडिक्शन लगाते हैं कि बीच में कोई अमाइड ग्रुप रखा होगा या बीच में यहां पर कोई कार्बोनिल ग्रुप रखा होगा जिससे आपको अमाइड मिल रहा होगा, तो वो कार्बोनिल ग्रुप यहां पर आ गया। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब यहां पर बात करागा तो भाई ये क्या बन गया है, सर ये जो बी बना है इसको हम क्या बोलते हैं, सर इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बेंजामाइड। देखो नाम भी साथ साथ में लिखते जा रहे हम। अब लास्ट में हम लोगों ने ये बोला था कि ये जो सर आपने बेंजामाइड बनाया है, ये किससे बना है, अमोनिया को गर्म करके। अब आप खुद सोचो, सर जब मैं इस रिएक्शन को सोच रहा हूं तो मुझे याद आ रहा है, सर ये तो बेस है अमोनिया, बेंजामाइड बन रहा है तो ये अमाइड बन रहा है, बेस है तो बेस की रिएक्शन सर बेस के साथ तो नहीं करवा सकते, किसी ऐसे ग्रुप के साथ करवाओ जिसमें से आप NH2 को जोड़ के ये बना सको। तो ऐसा बेस जो है अमोनिया, वो किस एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, सर ऑब्वियस बात है बेंजोइक एसिड के साथ में। किसके साथ रिएक्शन करेगा, सर बेंजोइक एसिड के साथ में, क्योंकि बेंजोइक एसिड में होता है C डबल बॉन्ड O और H। और आप चाहो तो इस रिएक्शन को ऐसा भी लिख सकते हो कि अमोनिया में रखा हुआ एक हाइड्रोजन यहां इस तरह से इस, अरे रे रे रे, मैं तो बेंजाल्डिहाइड बना दिया जबकि मुझे बनाना है बेंजोइक एसिड। यहां पर आप लिख दो OH। तो यहां पर क्या होता है, जब कभी भी एसिड बेस रिएक्शन होती है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। यहां पर भी H2O के रूप में वाटर को आपने क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है, और जो अमाइड ग्रुप है वो डायरेक्ट यहां पे अटैच हो गया है। अब अच्छा, इसका नाम क्या है, अब भी बोला मैंने, इसका नाम होता है बेंजोइक एसिड। तो बस ये हो गई रिएक्शन कि बेंजोइक एसिड में अमोनिया को मिलाकर गर्म कर दिया तो बेंजामाइड बन गया, और बेंजामाइड का हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन करवा दिया तो वो क्या बन गया, बेंजामाइन बन चुका है, जो कि एक प्राइमरी अमाइन होता है। ठीक है जी, क्लियर हुआ। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए अब। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, डन। बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। ये बोलता है मेंशन टू इंपॉर्टेंस ऑफ द सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड में हम लोगों ने देख ही लिया था कि पीछे की तरफ सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ था, आगे की तरफ अमाइन ग्रुप लगा हुआ था। दो यूज इसके बहुत कॉमनली होते हैं। पहला होता है डाइज बनाने में, या जिसको हम रंग रोगन भी बोलते हैं। दूसरा होता है इसका यूज सल्फा ड्रग्स बनाने पे। अब बात आती है कि सर ये सल्फा ड्रग्स क्या होते हैं, तो जितने भी आपके पास में सल्फा ड्रग्स होते हैं, इनका जो मेजर काम होता है वो होता है जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसको दूर करना रहता है। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए बनने वाले सल्फा ड्रग्स के अंदर सल्फेनिलिक एसिड का यूज होता है। तो दो काम होंगे, कलर बनाने में और ड्रग्स बनाने में। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14, ओ माय गॉड, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में बेसिक स्ट्रेंथ बतानी, और अधिकतर ये पॉइंट ध्यान रखना क्योंकि इनका जो बेसिक स्ट्रेंथ होता है ना, गैसेस स्टेट में अलग होता है और एक्वस स्टेट में अलग हो जाता है। अब इसके रिगार्डिंग होता क्या है, वैसे मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, बट स्टिल थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं।
आपके पास में जब एक्सपेरिमेंटली चेक करते हो तो दो केसेस पे इनकी बेसिसिटी को चेक करा जाता है, सॉरी बेसिसिटी डिफाइंड होती, एक इथाइल ग्रुप के साथ में और एक होता है मिथाइल ग्रुप के साथ में। अगर आप यहां पे इथाइल ग्रुप बनाते हो तो ध्यान रखिएगा, जो आपके पास में C2H5, जो आपके पास में C2H5, फिर बीच में रखा है नाइट्रोजन, फिर नीचे रखा है C2H5 एंड H, मतलब 2 डिग्री वाले। 2 डिग्री वाले इथाइल ग्रुप वाले सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। उसके बाद में अगला नंबर आता है टर्शरी वालों का, दैट इज दिस, और लास्ट में किसका नंबर आता है, प्राइमरी वालों का, जो कि क्या हो जाएगा C2H5NH2। तो कृपया इस बात का यहां पे ध्यान रखा जाए कि जब कभी भी बेस का फॉर्मेशन होता है तो बेस के फॉर्मेशन पे आपके पास में जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो होती है 2, उसके बाद में होता है 3 एंड 1, पर किसके लिए, इथाइल्स के लिए। पर वहीं अगर मिथाइल्स का किस्सा आता है तो मिथाइल्स के किस्से में क्या हो जाता है, CH3 नाइट्रोजन CH3 और एक हाइड्रोजन। 2 डिग्री अभी भी सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ कंटेन करता है, परंतु इसके बाद में 3 डिग्री की जगह 1 डिग्री आ जाता है, CH3NH, और यहां पे लिख दो 2। उसके बाद में आता है आपके पास में टर्शरी। टर्शरी के अंदर क्या हो जाएगा, CH3 नाइट्रोजन CH3 एंड यहां पर भी आ जाएगा CH3। तो इथाइल ग्रुप की कहानी अलग होती है, मिथाइल ग्रुप की कहानी अलग होती है, और इस वजह से यहां पर क्या आ जाता है, 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री, ये सिचुएशन होती है। और ये सारे एलिफेटिक हैं। एरोमेटिक का जो बेसिक स्ट्रेंथ रहता है ऑलरेडी कम ही रहता है, क्योंकि एरोमेटिक ग्रुप पे क्या होता है, रेजोनेंस हो जाता है, जिस वजह से उनका स्टेबलाइजेशन ज्यादा होता है। अब देखो इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में सारे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, इथाइल वाले। इथाइल वाले में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, 2 डिग्री। कैसे अरेंज करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसे अरेंज करना है तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री वाला एलिफेटिक अमाइन, जो कि क्या है ये। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूं, जो कि क्या होने वाला है, C2H5 ट्वाइस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब इससे बेसिक कम कौन होगा, ये हम यहां पे कर चुके हैं कि भाई इसको कर लिया, इसको टिक लगा देते हैं। इसके बाद में देखता हूं अगला कैंडिडेट कौन है, क्या यहां पे 2 डिग्री के बाद में 3 डिग्री दिखाई दे रहा है, 3 डिग्री 3 डिग्री 3 डिग्री, सर नहीं दिखाई दे रहा है, पर क्या दिखाई दे रहा है, 1 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री दिखाई दे रहा है तो चलिए जी जरा इसको भी लिख देता हूं मैं। जब मैंने यहां पर इसे लिखा, अरे तो कंपाउंड आपके पास में क्या मिल जाएगा, आपके पास मिलेगा C2H5 एंड NH2, ठीक है, ये हो गया। अब देखो 2 हम लोग यहां पर खत्म कर चुके हैं, बच गए बीच के 3, जिसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि सर ये एनिलीन है, C6H5 के साथ सीधा सीधा NH2, यहां पर अमोनिया है NH2, और यहां C6H5CH2 के साथ क्या है, NH2। अब ये वाला तो सबसे लेस बेसिक होगा, क्योंकि बेंजीन की जो रिंग है वो नाइट्रोजन के अंदर रखे हुए लॉन पेयर्स को खींचकर अपने पास बुला लेती है, जिस वजह से लॉन पेयर हो जाते हैं गायब। और अगर लॉन पेयर ही नहीं होंगे तो ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग वो कंपाउंड बेस नहीं बन पाएगा। तो इस वजह से ये तो सबसे कमजोर है, बाद में बात करेंगे। अभी लड़ाई है 2 लोगों के बीच में, एक है अमोनिया और एक है ये। अब बोला जाए सर इन दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, तो सर बहुत आसान है, इन दोनों में से ज्यादा बेसिक है ये C6H5, थोड़ा सा इधर से लिखता हूं मैं, C6H5 CH2 एंड NH2। अब ये कैसे पता करा, सर यहां दिख रहा है ये एक प्राइमरी अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है, जिसमें कि आपको यहां पर एक मिथाइल ग्रुप लगा के दिया है। इस मिथाइल ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, डोनर होता है। डोनर का मतलब क्या कि सर ये +I शो करता है, +I शो करता है, तो जो बेसिसिटी है
ऑब्वियस बात है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसी वजह से इस मिथाइल ग्रुप ने यहां क्या शो करा है, प्लस आई, जिससे बेसिसिटी बढ़ जाएगी। इसी वजह से इसको हमने अमोनिया के पहले रखा है। अब किसका नंबर आएगा सर? सर अब नंबर आएगा हमारे पास अमोनिया का, जिसके पास एक लॉन पेयर है, और सबसे लास्ट में नंबर आएगा किसका, एनिलीन का, दैट इज C6H5NH2। तो ये हो गई कहानी, ये हो गया इसका ऑर्डर, कौन सा वाला, इंक्रीजिंग। इसको देखो रेड पेन से बना देता हूं, ये बना, फिर ये, फिर ये, फिर ये, तो ये हो चुका है फर्स्ट वन। अब बात करते हैं हम सेकंड वाले की। तो सेकंड वाले में मुझे क्या दिखाई दे रहा है सर, अभी भी इथाइल ग्रुप दिखाई दे रहा है। इथाइल ग्रुप के रिगार्डिंग जरा चेक करना चालू करो। यहां पर C2H5NH2 प्राइमरी, C2H5 ट्वाइस NH2 सेकेंडरी, यहां पर क्या है, टर्शरी, और ये क्या देके रखा हुआ है सर, बहुत आसान सा, एनिलीन। एनिलीन सबसे बेसिसिटी में कम होता है। अगर एनिलीन बेसिसिटी में कम होता है तो शुरुआत एनिलीन से करो, C6H5NH2 पहले आया एनिलीन। एनिलीन के बाद में कम बेसिक कौन होगा, कौन है, इथाइल। इथाइल में सबसे कम बेसिक कौन होता है, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री वाला कौन है, ये, तो लिख दो यहां पे। यहां पर आ जाएगा आपके पास C2H5NH2। 1 डिग्री के बाद अगला नंबर किसका है आपके पास, 3 डिग्री का। तो 3 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, C2H5 थ्राइस एंड नाइट्रोजन, और लास्ट में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होते हैं, 2 डिग्री वाले, तो C2H5 ट्वाइस NH। ये हो गई कहानी। अब करना क्या है सर, बहुत आसान है, ऐसा, ये हो गई सिचुएशन। ये लो जी, हो गया डन। सेकंड वाला भी हमारे पास में सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड वाले की। थर्ड वाले पे सिचुएशन क्या देके रखी हुई है सर, थर्ड वाले पे सिचुएशन आपके पास में देके रखी हुई है कि सभी में मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो मिथाइल ग्रुप में सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, 2 डिग्री, सबसे कम होता है कौन, 3 डिग्री। ये कहानी आपके पास में होती है। और इनमें से भी देखो तो मुझे तो कुछ ऐसा चीज दिखाई दे रहा है जो सबसे कम बेसिक है। सबसे कम बेसिक इसमें से कौन हो जाएगा आपके पास में, कुछ दिख रहा है क्या, अमोनिया है सर, नहीं है, अमोनिया नहीं है, बहुत बढ़िया बात है। आपके पास में क्या है, ये तो है बेंजाइल अमाइन, C6H5CH2NH2। तो पहले क्या आ जाएगा आपके पास में, बेंजाइल अमाइन आ जाएगा। तो क्या लिखोगे आप सर, सबसे लेस बेसिक ये एरोमेटिक ग्रुप है, C6H5CH2 एंड NH2। अब इसके बाद में किसका नंबर आएगा सर, इसके बाद में नंबर आएगा टर्शरी वाले का, 3 डिग्री वाला। तो 3 डिग्री वाला कौन है सर, 3 डिग्री वाला, अरे रे रे रे, अरे रे रे, ये तो देखा ही नहीं हमने, ये तो देखा ही नहीं है कि यहां पर ये भी तो है, एनिलीन भी तो है। तो अगर एनिलीन है तो पहले एनिलीन का ही अधिकार होता है सबसे लेस बेसिक में। तो क्या होगा, C6H5NH2, एनिलीन सबसे कमजोर, उससे ज्यादा मजबूत कौन होगा बेसिसिटी में, C6H5CH2NH2, जो कि होता है बेंजाइल अमाइन। बेंजाइल अमाइन के बाद में लेस बेसिक या इससे थोड़ा ज्यादा बेसिक कौन है, 3 डिग्री वाला। 3 डिग्री वाले के लिए क्या हो जाएगा, CH3 थ्राइस ऑफ नाइट्रोजन। 3 के बाद किसका नंबर आया, 1 का। तो क्या हो जाएगा, CH3NH2, और सबसे ज्यादा बेसिक कौन होगा, 2 डिग्री, दैट इज CH3 ट्वाइस एंड दिस नाइट्रोजन विद एन हाइड्रोजन। अब यहां पर देख लो ऑर्डर, ऐसा 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 ऐसा, ये करना है। तो बस हो गया सॉल्व। चलिए जी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, ये भी हो चुका है डन। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास में हो चुका है सॉल्व। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है हाउ विल यू कन्वर्ट, कैसे कन्वर्ट करोगे नाइट्रोबेंजीन को फिनॉल में। ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड,
नाइट्रोबेंजीन को फिनॉल में कन्वर्ट करना है, एनिलीन को क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। बच्चों वाला काम है, बी वाला काम तो बहुत बच्चों वाला है। एनिलीन आपके पास में, उसका डायजोटाइजेशन करवा और उस पर सेंडमेयर लगा दो, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन के अंदर भी यही कहानी होगी, बस थोड़ा सा चेंज है। चलिए फटाफट इसको भी हम लोग देखते हैं। कन्वर्जन नंबर 1 की बात करता हूं। कन्वर्जन नंबर 1 में क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन की कहानी क्या होती है कि सर ये रहा आपके पास में बेंजीन, इस पे आपने लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। अब ये किसी काम का नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। अगर आप यहां पे वो भी करवाते हो नाइट्रेशन भी, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होने की वजह से मेटा डायरेक्टिव ये रिएक्शन को परफॉर्म करवा देगा। तो सबसे पहले इसको रिएक्शन करने के लिए रेडी करना, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, फिनॉल। रिएक्शन करने के लिए जब इसको रेडी करना रहा, तो सबसे पहला आपने काम क्या करवाया कि सबसे पहले तो यार इसका NO2 हटाओ, तो रिडक्शन परफॉर्म करवाओ। अब चाहे वो टिन के प्रेजेंस में करवाओ या आयरन के प्रेजेंस में, दोनों ही बार में हो जाएगा। तो आपने क्या करा, यहां पर करवाया रिडक्शन। नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो चुका है किस में, नाइट्रो ग्रुप कन्वर्ट हो चुका है एनिलीन में, ऐसा ये हो गया। नाइट्रो ग्रुप अगर आपके पास में एनिलीन में कन्वर्ट हो गया, तो एनिलीन में कन्वर्ट होने के बाद में अभी भी फिनॉल बनाना है, पर डायरेक्ट नहीं बना सकते। एनिलीन जब भी दिखाई दे तो हमेशा क्या करवाओ, उसका डायएजोटाइजेशन। बस दिमाग में बिठा लो, एनिलीन दिखा कि डायएजोटाइजेशन करवाओ, किसके प्रेजेंस में, NaNO2 प्लस HCl। 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये क्या बना देगा, ये बना देगा डायजोनियम क्लोराइड। तो ये लो, इसने यहां पर बना दिया डायजोनियम क्लोराइड, दैट इज N2Cl, पॉजिटिव नेगेटिव, डायजोनियम क्लोराइड बन गया। अब इस डायजोनियम क्लोराइड में सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि सर इस डायजोनियम क्लोराइड को जैसे आपने बनाया ना, तो ये तो सबसे रिएक्टिव स्टेट है, इससे मुझे क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो फिनॉल बनाने के लिए क्या होता है, इस बेंजीन में सिंपल सा OH ग्रुप लगाना है। कैसे लगेगा सर, वो भी बहुत आसान है, बहुत 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 ही ज्यादा आसान है। सर पानी मिला दो और कुछ मत करो, पानी मिला के इसे गर्म कर दो या बॉईल कर दो। पानी मिला के जब तुम इसे गर्म करोगे तो रिजल्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, ये बनेगा H पॉजिटिव, ये बनेगा OH नेगेटिव। गर्म करने से क्या होता है, जो नाइट्रोजन गैस होती है, बिकॉज ऑफ इट्स हाई एंथैल्पी, ये गैस बनकर उड़ जाएगा। क्लोरीन जो होगा इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके HCl बना लेगा। बदले में यहां पर जो वैलेंसी खाली होगी उसको हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या कर देगा, फुलफिल कर देगा। तो ये लो बन गया हमारे पास में। हमने शुरुआत करी थी नाइट्रो बेंजीन के साथ, जबकि प्रोडक्ट पे हमने क्या बना लिया, फिनॉल। ये हो गया सॉल्व। ठीक है जी, क्लियर हो गई बात। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है डन। अब उसी तरह से सेकंड वाला कन्वर्जन करते हैं, जो कि बहुत बच्चों वाला कन्वर्जन है, बहुत 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 ही ज्यादा बच्चों वाला कन्वर्जन है, क्योंकि यहां पर तुमको सीधा सीधा दिख रहा है कितनी बार ये रिएक्शन कर ली कि सर एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बनाओ। एनिलीन जो है मैंने पहले ही बोला है, जैसे ही दिखा डायएजोटाइजेशन करवा दो। अगर HNO2 भी लिखा हुआ है तो भी ये डायएजोटाइजेशन को बताता है। अगर आपको 273 से 278 केल्विन भी दिख जाए तो भी ये डायएजोटाइजेशन को ही बताता है। चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में लो चाहे केल्विन में लो, 5 डिजिट का डिफरेंस चलता है। आपने यहां पर इसका डायएजोटाइजेशन करवाया, जिससे क्या मिल गया सर, जिससे मिल गया है मुझे डायअजोनियम सॉल्ट, जो कि होता है N2Cl। यहां पर आता है पॉजिटिव, यहां पर आता है आपके पास में नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी आपके पास में बन चुकी है, और इस पॉजिटिव नेगेटिव की कहानी के बाद में क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। क्या बनाना है, क्लोरोबेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या लगा है, क्लोरीन। कौन सी रिएक्शन सर, सेंडमेयर। वैसे गेटरमैन करवाते तो भी हो जाती। सेंडमेयर रिएक्शन में क्या होता, Cu2Cl2 को एसिडिक मीडियम पे रिएक्ट करवा दो,
तो आपके पास में क्या बन जाता, क्लोरोबेंजीन। ये कौन सी रिएक्शन है, ये है आपके पास में सेंड मेयर्स रिएक्शन। और पता है सेम प्रोडक्ट आपको तब भी मिल जाता अगर आप यहां पे कंपाउंड कुछ ऐसा लेते कि कॉपर पाउडर को ऐड कर देते HCl के साथ पे, तो भी आपको क्लोरोबेंजीन ही मिल जाता। ठीक है, और जो रिएक्शन होती बस उसका नाम बदल जाता। इस रिएक्शन को क्या बोला जाता, गेटरमैन रिएक्शन। ठीक है, और वो भी बात अलग है, गेटरमैन कोच सिंथेसिस वो अलग चीज है, ये सिर्फ गेटरमैन रिएक्शन है। तो इस तरह से दोनों कन्वर्जन परफॉर्म होते हैं। क्लोरोबेंजीन ये भी बना कर देगा, ये भी बना कर देगा, जो उस टाइम पे याद आ जाए। सैंडमेयर याद आ जाए, सैंडमेयर लगा दो, गेटरमैन याद आ जाए, गेटरमैन लगा दो, बस खत्म। चलिए जी, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 डन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। अरे 15 ही है, 15 में 3 बड़े बड़े से कन्वर्जन देके रखे हैं, वाह जी वाह, सीक्वेंशियल रिएक्शन देके रखी हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर अच्छा, यहां पर आयोडीन लिख दो, क्योंकि आयोडीन के साथ रिएक्शन हुई ना तो CHI3 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए, CH3I, ये हो जाना चाहिए ऐसा। अब देखो यहां कहानी यह है कि रिएक्शन को आपको उल्टा चलाना पड़ेगा, ये सीधी नहीं चल पाएगी। रिएक्शन को उल्टा चलाना पड़ेगा, उल्टा चला चला के ही ये कहानी बनने वाली है। चलिए जी देखते हैं, इस बार उल्टी रिएक्शन सॉल्व करेंगे। उल्टी रिएक्शन सॉल्व करें तो आप बोलते हो ए वाले में सबसे एंड प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है मिथाइल आयोडाइड, पर ये मिथाइल आयोडाइड मुझे कहां से मिला, सर ये मिला है जब हमने रेड फॉस्फोरस और आयोडीन को मिलाया है। ठीक है, रेड फॉस्फोरस और आयोडीन को मिलाया। रेड फॉस्फोरस और आयोडीन का काम क्या होता है, सर इसका काम होता है रिडक्शन करना, क्योंकि रेड फॉस्फोरस क्या होता है भाई साहब, हाईली एक्टिव ग्रुप होता है। याद है कि नहीं याद, क्लास 11th में पढ़ा था, फॉस्फोरस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, P4, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस। कुछ फॉस्फोरस तुम्हारे पास सिंगल यूनिट में थे, कुछ फॉस्फोरस तुम्हारे पास में ऐसे 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 आपस में जुड़े हुए रहते हैं, मतलब चेन पॉलीमराइज फॉर्म में रहते हैं। तो ये वही चीज है। रेड फॉस्फोरस का जो मेन काम होता है वो काम होता है कि ये रिड्यूस कर देता है। किसको रिड्यूस करता है, अल्कोहल्स को। तो ऑब्वियस बात है इसने किसी अल्कोहल को रिड्यूस करा होगा। So that alcohol is CH3OH, क्योंकि यहां पर इस OH को हटाया है, आयोडीन को लाया है। OH हटाया, आयोडीन लाया, तो ये कंपाउंड बन गया। तो अभी क्या बना है हमारे पास में, सर अभी जो ये प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट है हमारे पास में C प्रोडक्ट। C के पहले अब क्या बनाना है, B। B किससे बना है, HNO2 से बना है। ठीक है, B किससे बना है, B सर बना है HNO2। HNO2 क्या होता है, सर HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। ठीक है, HNO2 क्या होता है, सर HNO2 होता है नाइट्रस एसिड। जरा इसको मैं लिख देता हूं। अब ये जो नाइट्रस एसिड होता है इसका काम क्या होता है, सर इसका काम होता है अमोनिया को गायब कर देना, खा जाना। ये अमोनिया को क्या करता है, खा जाता है, और किसी एलिफेटिक अमाइन ग्रुप को वो अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ध्यान रखना इसका मेन काम क्या होता है, जितने भी नाइट्रस एसिड होते हैं ये याद है ना, वही डाइजोनियम सॉल्ट बनाने के काम आते हैं, और एलिफेटिक अमाइन में ये अल्कोहल बनाने के काम आते हैं। तो इसके पहले क्या होगा, सर ऑब्वियस बात है कोई एक अमाइन होगा, CH3NH2 ये होगा। तो ये क्या मिल गया मुझे, ये मिल चुका है B नाम का प्रोडक्ट। अब लास्ट में बचा है A, और A को देखते से ही मुझे ये चीज क्लियर हो गई है, क्या कि सर A को जब B में कन्वर्ट करा तो रिएजेंट दिखाया है ब्रोमीन, और साथ ही साथ में बेस। ब्रोमीन और बेस क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन को, HBD। हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन क्या करता है, अमाइड ग्रुप में से C डबल बॉन्ड O उस कार्बोनिल को निकालता है, कार्बन को कम करके
प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। मतलब आपके पास में ए पता है क्या होगा, ऐसा कुछ। ए आपके पास में कोई अमाइड ग्रुप रहा होगा, इस अमाइड ग्रुप में से यहां पर आपने क्या करा होगा कि इस कार्बोनिल को गायब करा है इस HBD ने और प्राइमरी अमाइन में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी वजह से हमारे पास में क्या आ चुका है, ये ए आ चुका है। तो बस ऐसा उल्टा करके भी रिएक्शन कर सकते हो सॉल्व, बट उसके लिए क्या होता है, रिएजेंट पे फोकस करना जरूरी है। असल में तुम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो ना, तो बड़े गलत तरीके से पढ़ते हो। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप लोग 11th क्लास में पढ़ते हो तो आप उसको जनरल तरीके से नहीं पढ़ते हो और पता नहीं कैसे पढ़ते हो, जबकि जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का सबसे मेन जो टॉपिक रहता है उसके अंदर वो रहता है रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म के पहले आपको पढ़ना पड़ता है कि जो रिएजेंट होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं, ऑक्सीडेटिव होते हैं, रिडक्टिव होते हैं। तो इस रिएजेंट्स को पढ़ने के बाद में तब जाके आपको यह दिमाग खुलता है कि रिएजेंट जो होते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर किसी रिएजेंट का काम समझ में आ गया तो आप रिएक्टेंट भी बता सकते हो और प्रोडक्ट भी बता सकते हो। ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो चलिए जी, यहां पर बन गया, पहले वाले के लिए ABC तीनों बना दिया। सेकेंड वाले पे बात करते हैं, बी वाले पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास में डायऑल ग्रुप है, इधर भी OH इधर भी OH। ये जो डायऑल बना है ये किससे बना है सर, ये बना हुआ है NaNO2 प्लस HCl, NaNO2 प्लस HCl। तो ये जो NaNO2 प्लस HCl है ये आपके पास में है स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में इसे क्या करा गया है, गर्म करा गया है। ये ध्यान रखना, स्टेप नंबर 2 में क्या करके रखा है, बॉईल करके रखा गया है। अब याद करो, इस तरह की रिएक्शन आपने कहां देखी थी, आपने ये रिएक्शन देखी थी कि जब कभी भी एनिलीन NH2 को डायअज़ोटाइजेशन करवाया जाता, अब भी थोड़ी देर पहले ही देखी थी हमने, एनिलीन का जब डायअज़ोटाइजेशन करवाया जाता है NaNO2 प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो क्या मिलता है, पहले मिलता है डायअज़ोनियम सॉल्ट। और इस डायअज़ोनियम सॉल्ट को आप बॉईल कर देते हो, बॉईल करना मतलब क्या, पानी के साथ मिलाकर गर्म कर देते हो। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है सर, ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल में। अभी जस्ट पहली वाली तो रिएक्शन थी, वही कहानी है। तो यहां पर भी तो वही हो रहा है, दो स्टेप को एक साथ लिख दिया, NaNO2 प्लस बॉईल करने को, दो स्टेप को एक साथ लिख दिया। मतलब सीधी सी बात यह है कि ये जो आपके पास में कंपाउंड बना होगा वो कुछ ऐसा होगा कि उसके पास में एक एनिलीन रखा होगा NH2, और उस एनिलीन का आपने डायअज़ोटाइजेशन करवाकर जब बॉईल करा तो उसने अल्कोहल बनाकर दे दिया होगा ऊपर की तरफ। ठीक है, और नीचे क्या आया, OH। एक बार में एक ही काम करता, दोनों को एक साथ ये यूटिलाइज नहीं करता, तो एक बार में इसने एक को ही यहां पे कन्वर्ट करा। ठीक है, ये सिचुएशन आ गई। तो इससे क्या बन गया मेरे पास में, इससे मेरे पास में बना हुआ है C। तो ये प्रोडक्ट आ गया C। अब इस C प्रोडक्ट के बाद में गाड़ी को और आगे बढ़ाते हैं, मतलब पीछे रिवर्स में लेकर जाते हैं। जब आप रिवर्स में लेकर जा रहे हो आपको दिखाई दे रहा है SN प्लस HCl। अच्छा, ये SN प्लस HCl क्या करता है सर, ये SN प्लस HCl हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म करता है। SN प्लस HCl हाइड्रोजिनेशन परफॉर्म करता है। तो सर ये हाइड्रोजिनेशन तो उस जगह होता है जहां पर ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन को लगाते हैं, ऑक्सीजन को हटाकर हाइड्रोजन को लगाना इस तरह के एनिलीन में कहां सीखा था, कहां सीखा था हमने सीखा था नाइट्रो ग्रुप में, कि सर हमारे पास में कोई नाइट्रो ग्रुप रखा हुआ है और उस नाइट्रो ग्रुप में आपने पार्शियल हाइड्रोजिनेशन या यहां पर SN प्लस HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाए तो एनिलीन बना देते थे आप। तो चलिए जी, तो B नाम का प्रोडक्ट भी बन गया हमारे पास में। लास्ट में बचा है A नाम का प्रोडक्ट। अब ये जो A नाम का प्रोडक्ट है ये क्या है, A नाम का प्रोडक्ट क्या है आपके पास में, डाइल्यूटेड HNO3 के साथ में रिएक्शन करने की बात कर रहा है। ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये यहां पे बोलता है
कि डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड लो, तो इसने क्या करा होगा सर? ऑब्वियस बात है, इसने कहीं ना कहीं नाइट्रेशन को परफॉर्म करा होगा, और नाइट्रेशन को परफॉर्म करना मतलब NO2 ग्रुप को जोड़ना। और अगर आपने NO2 ग्रुप को जोड़ा है तो वो कहां जोड़ा जाता है? बेंजीन में, पैरा पोजीशन पे। अब मैं यहां पर बोल देता हूं कि सर वहां पर ऊपर से NO2 हटा दो, क्योंकि यहां पर आपके पास फिनॉल है, और इस फिनॉल के ही पैरा पोजीशन पे जब आपने नाइट्रो ग्रुप को जोड़ा तब इसका नाइट्रेशन परफॉर्म हुआ है, और इस वजह से यह बन गया है हमारे पास में क्या? A। तो पहले आपके पास था फिनॉल, फिनॉल का नाइट्रेशन करवाया तो नाइट्रो ग्रुप मिला, फिर उसका हाइड्रोजिनेशन करवाया, एनिलीन मिला, और उस एनिलीन का आपने डायजोटाइजेशन करवा के बॉयल कर दिया तो आपको क्या मिल गया है? यहां पे डाइफिनॉल वाला ग्रुप मिल गया है। ठीक है जी, क्लियर हुआ? 2 क्वेश्चन क्लियर हो चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड वाले सीक्वेंशियल रिएक्शन की। चलिए जी देखते हैं। अब देखो थर्ड वाला क्या बोलता है। थर्ड वाले को भी मैं उल्टा चलाऊंगा। C2H5OH अल्कोहल है, HNO2 कहां देखा था हमने? HNO2 अगर अल्कोहल बनाता है तो वो किससे तोड़कर बनाता है? प्राइमरी अमाइन से तोड़कर बनाता है। तो चलिए इस वाले को भी हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो आप शुरुआत कहां से करोगे? सर आप बोलोगे कि आपके पास में इथाइल अल्कोहल रखा है, दैट इज C2H5OH। इस इथाइल अल्कोहल का आपने यहां पर HNO2 के साथ रिएक्शन करवाया, दैट इज नाइट्रस एसिड, जो कि हमेशा फ्रेशली प्रिपेयर्ड करा जाता है, बासी से काम नहीं चलता है। HNO2 के साथ रिएक्शन करवाई, इथाइल अल्कोहल मिल गया। फिर उसके बाद में क्या दिखाई दे रहा है कि सर यहां पर आपने क्लियर करा था कि अल्कोहल के पहले क्या होना? अमाइन ग्रुप होना। तो क्या होगा यहां पे? C2H5NH2। अब यहां पर तो पिक्चर पूरी तरह से क्लियर हो गई, क्योंकि इसके पहले लिखा है ब्रोमीन प्लस बेस। ब्रोमीन प्लस बेस क्या होता है आपके पास में? सर ब्रोमीन प्लस बेस ऑब्वियस बात है कि कोई अमाइड ग्रुप है। क्या है? कोई अमाइड ग्रुप है, तभी तो वहां पर HBD लगा है। कौन सी रिएक्शन लगी है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन, जहां पर आपके पास में एक कार्बोनिल ग्रुप बीच में आ जाता है, C डबल बॉन्ड O NH2, ये वाली कहानी आई है। अब इसके बाद में क्या होता है? ये लो कंपाउंड क्या क्या बन गया मेरे पास में? यहां पर बन चुका है B, यहां पर बन चुका है C, और यहां पर क्या बन चुका है हमारे पास में? D। D तो बनाना ही नहीं है, D तो बनाना ही नहीं है। अब देखो B बन गया, C बन गया, D बन गया। अब इसने क्या बोला है? यहां पर इसको हीट करना है। देखो क्या करना है? हीट करना है। देखो यहां पे पूरा अगर सिनेरियो देखा जाए तो यहां बॉयल करने को बोला गया है, उस पहले डायजोनियम रिएक्शन करवाने के बाद, डायजोटाइजेशन करवाने के बाद बॉयल करने को बोला, पर यहां आप सिनेरियो देखो सिर्फ गर्म करने को बोला है। और मैंने पहले भी बताया है कि अगर किसी भी चीज को हीट करा जाता है, गर्म करा जाता है, तो गर्म करने का सिर्फ एक ही सेंस होता है कि उसमें से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालना। ठीक है, सिर्फ गर्म करना, यह ध्यान रखो, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलाना है। सिर्फ अगर गर्म करना है तो गर्म करने का मतलब होता है आप डिहाइड्रेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करवाते हो जिसमें वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो इस की पॉइंट से आपको याद रखना है कि आपने पानी बाहर निकाला है। अगर पानी बाहर निकालकर यह बनाया तो पानी डालना भी पड़ेगा। कैसे डालोगे? बहुत ही आसान है। कंपाउंड रहा मेरे पास में C2H5 C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन के साथ में NH4, यह बन गया। हो गया क्लियर? H2O ही डालना था ना, तो H2O जब वाटर रिड्यूस करता है तो वो कहां से निकला होगा? 2 एटम निकले होंगे अमोनियम में से, हाइड्रोजन के, और एक निकला होगा यहां ऑक्सीजन से। क्योंकि ये कैसा है आपके पास में? ये कार्बोक्सी ग्रुप बना रहा था, C डबल बॉन्ड OO, और साथ ही साथ में NH4
4 बना रहा था। तो बस गर्म करने से आपने पानी बाहर निकाल दिया, पानी बाहर निकलकर एक अमाइड बना, अमाइड का HBD करवाया तो अमाइन बना, और अमाइन का आपने नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवा के क्या बना दिया, इथाइल अल्कोहल बना दिया। तो इस तरह से ये सारी सीक्वेंशियल रिएक्शन होती है। ठीक है जी, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये भी। चलिए इसे भी इरेज कर लेते हैं और बढ़ते हैं आगे। तो बस इसी के साथ में ही जो ये 15 क्वेश्चन थे हमारे टेस्ट सीरीज के, वो हो चुके हैं कंप्लीट। और याद रखिए ये थर्ड टेस्ट सीरीज है, आप लोगों ने फर्स्ट टेस्ट सीरीज, सेकंड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर ली होगी। वैसे मैंने देखा था, एक बच्चे ने कमेंट भी करा था, हाँ सर मैंने सॉल्व कर लिए, 15 में से 10 क्वेश्चन सही थे। तो आप लोगों को बहुत बहुत बेस्ट विशेष कि आपने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए जो बिल्कुल सही थे। बट इस रेशो को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, 10 से 11, 11 से 12 और 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चन सही करे जाएं। ठीक है, ऐसा कुछ यहां पर करना है। और जो टेस्ट पेपर की बात आज आप लोगों ने करी है कि सर टेस्ट पेपर 3 हो गया, 1 और 2 अभी तक सॉल्व नहीं करा है, तो वो भी आपको magnetbrains.com की ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही और भी 100% फ्री कंटेंट को देखने के लिए आप यहां मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। तो इसी बात पे वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ में शेयर। तो इसी नोट के साथ में करते हैं लेक्चर को एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।